हेलो गाइस, मैं अकरम खान, कैमरामैन इरफान कुरैशी विवादित के साथ में आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल स्टार न्यूज़ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जिसी को मद्देनजर रखते हुए आज मैंने अपने खास मेहमान को इनवाइट किया है, नजमुल इस्लाम साहब के भाई को, जो कि कांडला के प्रेजेंट चेयरमैन है। इनके साथ में आप इनको अच्छे से जानते भी हैं, तो ये नजमुल इस्लाम साहब के बड़े भाई हैं। आज मैं इनका इंट्रोडक्शन आपको देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आज मेरे जो ये प्रोग्राम है ये डॉक्यूमेंट्री प्रोग्राम है। इसमें आज मैं बहुत कम बोलूँगा, जितना मैं बोल रहा हूँ अभी बस उतना ही बोलूँगा। उसके बाद में ये स्टार्ट करेंगे और अपने पूरी हिस्ट्री बताएंगे, अपने घर की हिस्ट्री बताएंगे, कैसा उनका परिवार है, कैसे वो लोग जीते हैं। तो ये बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका मैं खास तौर पर इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि बार बार आपने मुझे यहाँ पर मौका दिया पब्लिक के रूबरू आने का, उनके सामने अपनी बात रखने का। ये आपकी बड़ी मेहरबानी, नवाजिश और करम। इट्स आवर प्लेजर सर। थैंक यू सो वेरी मच। इंडीड द प्लेजर इज एंटायरली माइन। इट्स ऑल आवर्स। सर एक बात बताइए कि जैसे लोग आपको जानते ही हैं, आपके फादर को बहुत पहले से जानते हैं, आपकी एक ऐसी फैमिली है कांडला के अंदर, एक ऐतिहासिक फैमिली जिसे मैं कहूँगा, अंग्रेजों के वक्त से और सोशल वर्कर जिसे मैं कहूँगा कि समाज के लिए काम करते आए हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दे दीजिए इस डॉक्यूमेंट्री प्रोग्राम के अंदर प्लीज। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपनी फैमिली का इंट्रोडक्शन देने से पहले इस इलाके का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। जी बिल्कुल, प्रोसीड। ये इलाका जैसा लोगों का ख्याल है, लोग बात कहते हैं कि हमारा जो ये कहलाता है बेसिकली दोआबा रीजन। जी, दोआबा इसलिए कहलाता है कि एक तरफ हमारे गंगा है और इस तरफ कहलाने की उस तरफ जमुना है, तो दो पानियों के बीच में है, ये हमारा दोआबा रीजन कहलाता है। अच्छा। और कभी जब हम बचपने में मसूरी में पढ़ते थे तो वहाँ पर नॉर्दर्न इंडियन इंडो गैंजेटिक प्लेन्स का जिक्र होता था, फर्टाइल प्लेन्स का। तो ये वही इलाका है जिसका जिक्र ज्योग्राफी की किताबों में भी आता है। और ये कहा जाता है कि ये बस्तियां जो हैं, ये बस्तियां आज की नहीं हैं बल्कि बहुत पुरानी हैं और शायद महाभारत कालीन है। अच्छा, कांडला और कैराना के आसपास, कांडला, कैराना, झिंझाना, ये सारे जो है महाभारत कालीन बस्तियां हैं। क्योंकि ये कहा जाता है, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है, हालांकि इसकी कोई अगर मुझसे कहे कि कोई सबूत दे, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे तो मैं शायद ना दे पाऊँ, लेकिन जो एक जनरल लोगों के यहाँ इंप्रेशन है वो ये है कि करनाल जो है महाराजा करण के नाम पे बसा हुआ है। बिल्कुल। करनाल, कैराना, ये दोनों उनकी कलमरू में, उनकी बादशाही में, उनकी सल्तनत में शामिल थे। एक बार तो राजधानी भी रहा है कैराना जी वक्त में। कैराने की भी अपनी बहुत इंपॉर्टेंस रही है। कांडले पे आने से पहले चूँकि आपने कैराना का जिक्र छेड़ दिया, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ के एक बहुत मशहूर जो है मुग़ल कालीन दौर में भी रहे नवाब मुकर्रम अली खां जी, जिनका जिक्र बादशाह जहांगीर ने अपनी किताब तोज़क जहांगीरी, जिसे जो उर्फ़ आम में अगर हिस्ट्री किताबों में आप पढ़े तो उसके जहांगीरी कहा जाता है। अच्छा। हालांकि असल लफ्ज़ फारसी का तोज़क है। अच्छा जी। तो तोज़क जहांगीरी में भी नवाब मुकर्रम अली खां का जिक्र आता है और उनका कोई बाग था जिसके आम उन्होंने बादशाह जहांगीर को खिलाए थे। और उनके यहाँ कोई लेट वैरायटी थी जो कि आजकल के हिसाब से हमारे यहाँ जो सितंबर का महीना होता है, सितंबर के महीने तक वो वैरायटी चलती थी। और ये मशहूर है कि उन्होंने सितंबर के महीने में ले जाके उन्हें आम खिलाए थे। सो मच फॉर कैराना, क्योंकि आपने बीच में कैराने का जिक्र आ गया था इसलिए मैंने जिक्र कर दिया। और ये सारी बस्तियां, हमारा ये पूरा इलाका जो है ये इसीलिए लोग बाग कहते हैं कि ये बहुत पुरानी बस्तियां हैं। ये जो है क्या नाम महाभारत कालीन है। और कई दफ़ा इन चीज़ों का एहसास भी होता है क्योंकि कई जगह पर खुदाइयों में कुछ अवशेष भी निकले हैं कई जगह पर। और पुरानी बस्तियों में अगर आप आसपास जाके देखें, यहाँ से लेके सरदेने तक, तो बहुत पुरानी बिल्डिंग्स, पुरानी एक्सकेवेशंस में लोगों का जिक्र आता है। जी, काफ़ी पुरानी इमारतें भी देखने को मिलती हैं। तो इसलिए एक ये बात तो इस्टेब्लिश्ड है कि ये महाभारत के समय के हों या ना हो, मगर बहुत पुरानी बस्तियाँ हैं। अच्छा, ये बात तो डेफिनेटली इस्टेब्लिश्ड है जी, क्योंकि महाभारत के समय की शायद हो या ना हो ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, क्योंकि उसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कोई प्रूफ नहीं है जी, मगर बहुत ही ज़्यादा पुरानी बस्तियाँ हैं। उसके बाद आ जाए हम कांडले की तरफ, तो कांडले के बारे में ये कहा जाता है, सबसे पहले इसके नाम पे आ जाए कि कांडले के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पे छोटी सी बस्ती थी बादशाहों के ज़माने में। यहाँ पे 10, 15, 20, 50 मकानों की कोई गड़ी सी थी छोटी सी, और आसपास जंगलात थे जिसकी वजह से बादशाहों की शिकारगाह हुआ करती थी। अच्छा जी। अक्सर दिल्ली के बादशाह सल्तनत के दौर में, मुगलों से बहुत पहले की बात है ये, अच्छा, वो लोग यहाँ पे शिकार खेलने आया करते थे।
और जो यहाँ पर पहला कुआं खोदा गया था, उस कुएं का जो पानी निकला था वो गादला पानी, हमारे यहाँ जो मकामी जबान में कहते हैं ना मटियाला सा पानी जी, जो होता है जी। गादला पानी, तो वो गादला कुआं के नाम से इसका नाम शायद कांदला पड़ा है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये महाभारत के समय की बस्ती है और जो महाराजा कलन था महाभारत जी। के टाइम पे उनकी छावनी यहाँ पर हुआ करती थी, जो ये कलन दला था। अच्छा कलन दला से बढ़ के ये शायद बिगड़ के आहिस्ता आहिस्ता कांदला हो गया है। अच्छा और यहाँ इस कांदले से हमारे परिवार का जो ताल्लुक है लगभग 1000 साल पुराना है। अच्छा हमारे जो जद्दे अमजद थे, जद्दे अमजद का मतलब हिंदी में बोलें तो पूर्वज जो थे हमारे, जी। एक हज़रत ज़ियाउद्दीन सुन्नामी रहमतुल्लाह अलैह थे, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, और वो पंजाब में एक जगह है सुन्नाम, अच्छा जी। तो वो सुन्नाम में रहा करते थे, इसीलिए उनके नाम के साथ सुन्नामी जोड़ा गया था, हज़रत ज़ियाउद्दीन सुन्नामी। अच्छा और वो बहुत बड़े बुजुर्ग थे, बहुत बड़े विद्वान थे, ज्ञाता थे। जी। तो उनको बादशाही दौर में, बादशाही दौर को प्लीज़ आप मुग़ल दौर से कंफ्यूज ना करें, ये मुग़ल दौर से बहुत पहले की जो गुलाम वंश थे, सल्तनत थी, 1700 अलग के अलग आसपास, नहीं उस नहीं उससे भी पहले 1100-1200 के आसपास। 1100-1200। हाँ, क्योंकि जो तुगलक दौर, खिलजी डायनेस्टी और ये जो पुरानी जो डायनेस्टीज हैं उन अच्छा, समय की बात कर रहा हूँ मैं। तो सन 1100 या 1200 या 1300 में कभी उनको दिल्ली बुलाया गया था, उन्हें काजी दिल्ली में बुला के उन्हें काजी बना दिया गया था, हज़रत ज़ियाउद्दीन सुन्नामी रहमतुल्लाह अलैह को। अच्छा, तो कांदला इतना पुराना मतलब कह सकते जी, हैं? कांदला तो उससे बहुत पुराना है। मैंने कहा ना कि लोग बाग तो महाभारत के समय का बताते हैं, अच्छा मगर महाभारत के समय का ना भी हो तो फिर भी बहुत पुरानी बस्ती है, कम से कम कुछ भी नहीं तो 1000-1500 साल पुराना तो बस्ती कम से कम है ये। तो अल्लाह के नबी के टाइम से पहले मैं मान सकता हूँ कि इतना तो शायद हो सकता है, बिल्कुल मुमकिन है, 1400 अप्रॉक्स तो उन्हें हुआ है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जो यहाँ के बारे में हालात सुनते हैं, और क्योंकि कांदला पहले भी अच्छा खासा बड़ा कस्बा था जी। और 2-3 दफ़ा उजड़ा है और 2-3 दफ़ा बसा है। अच्छा एक दफ़ा यहाँ पर प्लेग फैला, एक दफ़ा हैजा फैला। अच्छा, ये कौन से सन में? ये 18th और 19th सेंचुरीज में। अच्छा हज़रत शेख ने अपने बचपने का लिखा है, मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह जो सहारनपुर के थे, जी। हज़रत शेखुल हदीस, उन्होंने लिखा है कि उनके बचपने में एक दफ़ा यहाँ पर हैजा फैला था। जी। और ये हाल था कि एक आदमी को दफन करने कब्रिस्तान जाते थे और वापस आते थे और घर में दूसरा जनाजा तैयार मिलता था। ओह, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन। बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन थी। ये हज़रत शेख रहमतुल्लाह ने खुद अपनी आप बीती में लिखा है। अच्छा। और उस वक्त ये मशहूर हो गया था कि अमरूद ना खाएं, अमरूद खाने से हैजा हो जाता है। अच्छा मगर ये कहते हैं कि उनके वालिद जो थे हज़रत शेख के, वो खूब मज़े से अमरूद खा के, क्योंकि उनका ईमान बड़ा मजबूत था, कहते थे कि भाई बीमारी जो है और ज़िंदगी मौत अल्लाह की तरफ से जी। है, और वो साल में भी लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सबके बीच में अमरूद खाते फिरा करते थे। अच्छा, ताकि लोगों को कॉन्फिडेंस रहे कि ये कुछ नहीं हो रहा, अल्लाह की तरफ से ये चीज़ अल्लाह की तरफ से ये चीज़ें हैं। ये हज़रत शेख ने बाकायदा लिखा है, अगर आप उनकी आप बीती पढ़ें तो उसमें आपको मिल जाएगा ये सब चीज़ें। जी जरूर। ये बातें जो मैं कर रहा हूँ ये डॉक्यूमेंटेड है। अच्छा बात शुरू हुई थी हमारे ख़ानदान की उससे, तो ज़ियाउद्दीन सुन्नामी रहमतुल्लाह अलैह जो थे, जब बादशाही कोर्ट में दिल्ली में शिफ्ट हो गए, जी। तो उस ज़माने में ये ट्रेड रूट हुआ करता था हमारे यहाँ का। अच्छा पंजाब और दिल्ली के बीच में जो तिजारती रास्ते होते थे जिस पर काफिले चला करते थे उस जी, जी। ज़माने में, पंजाब से पानीपत से कैराना, कैराना से कांदला, कांदला से लोनी और लोनी से दिल्ली। ट्रेंडिंग पॉइंट्स कह सकते हैं, जो ट्रेडिंग के लिए लोग आते थे, तो ये जो 4-5 पॉइंट्स थे, ये वो थे जहाँ पे लोग बाग कैंपिंग क्या करते थे, बीच में आके अच्छा, अपने अच्छा। सफर पूरा करते हुए, क्योंकि नॉर्मली पुराने ज़माने में कहा जाता था कि एक दिन में एक मंजिल तय होती है। अच्छा एक मंजिल से मुराद होता था 16 मील। अच्छा 16 मील का मतलब आप देखें 16 और 16 96 तकरीबन 25-26 किलोमीटर मान लीजिए। अच्छा। आज के दौर में, क्योंकि एक मील वो 1.6 किलोमीटर होते हैं तकरीबन। तो आज के दौर में अगर देखें तो लगभग एक दिन में काफिला 25-26 किलोमीटर। हाँ, क्योंकि सामान भी होता था, औरतें मर्द बच्चे सब हुआ करते थे, ऊँटों पे, वैसे रथों पे, बैलगाड़ियों पे सफर होते थे। इतने तेज तो रफ्तार होती नहीं थी कि बिल्कुल दनादन अगर अकेला आदमी घोड़े पे चला जा रहा है तो हो सकता है बहुत ज़्यादा सफर कर ले। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये काफिले जो है, और चूंकि सबको साथ लेके चलना होता था, तो इस वजह से, तो ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, पंजाब में क्या पॉइंट्स रहे होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि पंजाब का लास्ट पॉइंट पानीपत होता था। अच्छा। पानीपत के बाद कैराना शुरू हो जाता था, कैराना के बाद कांदला होता था, फिर यहाँ से लोनी वगैरह, इस तरह से अलग अलग पॉइंट्स पे बहुत सारी जगहें ऐसी थी जहाँ पे आके काफिले रुका करते थे, कैंपिंग क्या करते थे, रात गुजारते थे, ताज़ा दम होते थे और फिर अगले दिन अपने सफ़र पर बढ़ जाते थे। जी। मगर एक ज़माना ऐसा आया कि यहाँ पे डाकुओं का प्रकोप बहुत हो गया। डाकुओं से क्या, जो राजन होते हैं जो सड़क लूटते हैं,
तो ये काफिले आते जाते लूटने लगे। जी। तो जब काफिले लूटने लगे तो उस वक्त जो हमारे जद्दे अमजद जो थे, जो ज़ियाउद्दीन सुन्नामी साहब रहमतुल्लाह अलैह थे, जी। उनके एक बेटे को यहाँ पर ये इलाका उस वक्त दिया गया। उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप वहाँ जाकर वो इलाका आप संभालेंगे और यहाँ का आपकी जिम्मेदारी ये होगी कि ये जो ट्रेड रूट है, जी, जो तिजारती रास्ता है, जी, इस रास्ते को आपको महफूज करना है। अच्छा, इस रास्ते पे काफिले नहीं लूटने चाहिए। अच्छा, तो हमारा पहला पदार्पण, पहला कदम कांधे में जो हुआ था उस वक्त हुआ था, और ये लगभग शायद सन 1200 के एंड की या 1300 के शुरू की बात है। तकरीबन 1500 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। नहीं, तकरीबन अब 1000 साल समझ लीजिए। अब 2000 चल रहा है ना, 2024 तो 800-900 साल पुरानी बात है ये। अच्छा, तो सन 1200 और 800, हाँ 2000 800-900 साल के बीच की बात है ये, जब आपके वंशज, आपके पूर्वज जो हमारे पूर्वज यहाँ पे ज़ियाउद्दीन सुन्नामी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे को यहाँ पर कांधे का जिम्मेदार बना के भेजा गया। अच्छा, तब से हमारा परिवार यहीं पर इसी कस्बे में, और जहाँ पर हमारा मकान है जामा मस्जिद पे, जी, उसी जगह पर रहता है। और बल्कि आपने देखा होगा, अक्सर लोग जानते होंगे, यहाँ कस्बे वाले जानते हैं, जयप्रकाश हलवाई जो है, जी, इसके पीछे एक छोटी सी मस्जिद पड़ी हुई है। बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी होगी। वो मस्जिद गैर आबाद है, छत भी नहीं है। ये जो गंज है, गंज के और जयप्रकाश हलवाई के बीच में। अच्छा, ये मस्जिद ठाकुर की जहाँ पर अभी दुकान है, ठाकुर समोसे वाले की जो दुकान है, उससे इस तरफ, वो तो गंज का रास्ता है। जी, 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 उसके और जयप्रकाश के बीच में जयप्रकाश वो मस्जिद है। अच्छा, अब क्या आप निकलेंगे उस तरफ को देखिएगा, दरवाजे पे बंद है, ताला पड़ा रहता है। अच्छा, ये मस्जिद कहलाती है एक रात की मस्जिद। एक रात की मस्जिद, जी। और ये एक रात की मस्जिद इसलिए कहलाती है कि एक दफ़ा जब बादशाह यहाँ पर शिकार खेलने आए हुए थे, तो वो इतने तल्लीन हो गए, मस्त हो गए, मगन हो गए शिकार में कि उन्हें वक्त का अंदाज़ा नहीं रहा, और होते होते जुमेरात आ गई। अच्छा, तो अब जब जुमेरात हुई तो उनके किसी दरबारी ने जिक्र किया कि बादशाह सलामत कल जुमा है और कल दिल्ली पहुँचना है, दिल्ली कैसे पहुँचेंगे, जुमा कैसे पढ़ेंगे। तो फिर ज़रा हाहाकार मचा कि भाई ये तो बड़ी गलती हो गई, किसी ने ख्याल नहीं रखा। तो रातों रात ये मस्जिद तैयार की गई थी। अच्छा, जुमा, और पहला जुमा कांधे में तब हुआ था। अच्छा, इसीलिए फिर बाद में शायद वो जामा मस्जिद बनाई गई। जामा मस्जिद तो ये तो सिर्फ 100 साल पुरानी है। ये 100 साल पुरानी है। ये जो जामा मस्जिद मौजूदा है, ये लगभग 100 से 125 साल के बीच में, 100 से 150 के बीच में मैक्सिमम है। वरना जो हमारे दादा वगैरह हैं, उनके बचपने के दौर की जामा मस्जिद वही थी, जिसे अभी मतलब अभी अब वो गैर आबाद पड़ी है। अच्छा, ये कितने साल पहले, मतलब इसे क्या कारण था इसके बंद करने का? कि इसे जब नई जामा मस्जिद बन गई थी, वो छोटी पड़ने लगी थी, नई जामा मस्जिद बन गई, लेकिन दोनों के बीच में गैप इतना था कि एक साथ नमाज दो, अगर उसी की एक्सटेंशन होती तब तो नमाज, उसी मस्जिद को आप एक्सटेंड करते तो नमाज एक साथ हो जाती। जी, जी। अब एक मस्जिद यहाँ पर है और दूसरी मस्जिद उससे तकरीबन 20-25 मीटर के फासले पे है, तो नमाज की सिर्फ यहाँ तक नहीं आ सकती, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। फिर इसके साथ मदरसा भी बन गया था, जामा मस्जिद, नई वाली जामा मस्जिद। आपने देखा हो, जैसे आप एंटर करते हैं, जो शुरू का पहला वाला हिस्सा है वो मदरसे का हिस्सा है, और अगर आप सीधे गेट में एंटर कर जाए तो मस्जिद का हिस्सा है। अच्छा, तो मस्जिद मदरसा दोनों साथ हो गए थे, ये सारी ज़रूरियात वहाँ से पूरी होने लगी थी। इस वजह से इस मस्जिद का आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल बंद हो गया। फिर छत वत गिर गई, वो गिर गई, तो उसके बाद फिर उसकी जो है कोई मरम्मत नहीं हो पाई, कुछ वो नहीं हो पाया, तो वो आहिस्ता आहिस्ता होकर उसमें इस्तेमाल बंद हो गया। नई मस्जिद आबाद हो गई, पुरानी नई मस्जिद आबाद हो गई, मगर वह है अभी तक भी मस्जिद ही उसी तरह से, जो कि तो वो एरिया किसी ने टच नहीं किया है, बिल्कुल अलग के अलग है। और मैं यहाँ जामा मस्जिद का मुतवल्ली भी हूँ। अच्छा, तो मेरा इरादा है कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हमारे पास फंड्स हों कुछ, तो इंशाल्लाह इस मस्जिद को कम से कम मदरसे में तब्दील करें। अच्छा, थोड़े से फंड्स हमारे पास हों तो यहाँ पे बाकायदा पक्की दीवार, क्योंकि उसको पूरी मस्जिद की दीवारें भी इतनी भुरभुरी हो गई कि उसके ऊपर हम छत नहीं रख सकते। रिकंस्ट्रक्ट करा, कंप्लीट रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है उसमें, कंप्लीट रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, और अच्छा खासा प्रोजेक्ट है। बिल्कुल। तो वो अगर किसी वक्त मिला, खुदा ने सहूलत दी, आसानी दी, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक तौफीक दे उसको दोबारा बना के, और कम से कम बच्चों का एक मदरसा वहाँ पर कायम करने का इरादा है। और ये ख्याल है कि कम से कम जो बच्चे वहाँ पर आएंगे उनकी जमात वहीं पर होती रहे, ताकि वो मस्जिद भी आज आबाद हो जाए और मदरसा भी। अच्छा, आपके वंशज तकरीबन 1000 साल पहले कांधला में तशरीफ़ लाए थे, उसके बाद से जो आपका यहाँ पर इतना नाम हुआ है, उसके पीछे की थोड़ी हिस्ट्री आप बताएंगे दर्शकों को? देखिए, पुराने दौर में आम तौर पे लोग बाग अहले खैर होते थे। अच्छा, अहले खैर से मुराद ये होता है कि जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाने वाले। अच्छा, और ये मैंने अपने फादर की ज़बानी सुना है कि कभी उनके दादा के ज़माने में सुना कोई तहत हुआ था। नाम के साथ साथ थोड़ा सा मुखातिब कर दीजिएगा ताकि दर्शकों को भी जी, मेरे वालिद फैज़ुल इस्लाम साहब मरहूम,
और उनके जो वालिद थे उनके वालिद जो थे हाजी ज़िया उल इस्लाम साहब मरहूम, और हाजी ज़िया उल इस्लाम के वालिद थे मुतवल्ली अब्दुल क़य्यूम। अच्छा। तो मुतवल्ली अब्दुल क़य्यूम के ज़माने में किसी वक्त बचपने में उनके सुनते हैं कि कैद पड़ा था यहाँ पर, इतना ज़बरदस्त कैद पड़ा था कि लोग बाग भूखों मरने लगे थे। तो उसमें कहा जाता है क्योंकि ज़मींदारी के दौर थे, लोगों के पास सिर्फ कांदले की यूनी थी, जायदाद यहाँ से बहुत फैली हुई थी, कांदले के आसपास का सारा इलाका उस ज़माने में ज़मींदारी में था। तो ये कहते हैं कि उन्होंने अपने गोदाम के दरवाजे खोल दिए थे और वहाँ पे से अपने आदमी हटा दिए थे कि नहीं भाई, जो आए जिसको जितनी ज़रूरत हो वो ले जाए, कोई आदमी भूखा ना मरे। अच्छा। ये कौन से सन की तकरीबन? ये अब पापा के दादा के बचपने की बात है, तो मेरे ख्याल से पापा की पैदाइश थी 1943 की जी। तो उससे 100 साल पहले की लगा लें, 1840s की बात होगी शायद। अच्छा। 1800 कुछ की बात होगी, 1820 25 200 के आसपास, 200 साल के आसपास। हाँ, और इसी तरह से बहुत सारी बातें रही। मेरे अपने सामने का वाक़या है। हमारे यहाँ कांदले एक बहुत मारूफ लाला है, उनके बेटे फिर बाद में बहुत बड़े वकील भी बन गए। पहले उन्होंने चकबंदी में प्रैक्टिस की, फिर वो दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। ऑब्वियसली आप जानते हैं नाम लेना मुनासिब नहीं है किसी का भी, मगर वो उन लाला ने खुद सुनाया कि अल्ले जी मेरा काम बहुत टूट गया था और मैं बहुत परेशान था। अच्छा। तो मेरे दादा जो थे वो 2 भाई थे, एक मुतवल्ली ज़िया उल इस्लाम, उनको कहा जाता था बड़े मियाँ जी, और उनके छोटे भाई थे जो वालिद साहब के चचा थे, उनका नाम था मुतवल्ली रियाजुल इस्लाम, उनको कहा जाता था छोटे मियाँ। अच्छा। तो कहने जी मैं छोटे मियाँ के पास आया कि जी मियाँ मैं तो बिल्कुल मर गया और बच्चों को जो है मेरा काम बिल्कुल टूट गया और घर का खर्चा भी नहीं है। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि लाला आप एक काम कीजिए, मैं तुम्हें ईंटों का ठेका दे रहा हूँ, मुझे इतनी ईंटें चाहिए, तुम ईंटें सप्लाई करो मुझे। अच्छा। और उसके बाद उन्हें उस ज़माने में कई हज़ार ईंटों का ठेका दिया। और आज भी अगर आप जाके देखें जो अड्डे वाला बाग है, इसमें जो है अगर आप जो खाल बने हुए हैं उसके ट्यूबवेल के पानी के, उसमें देखें तो इस तरह से ईंटें लगी हुई हैं एक के बाद एक ऐसे करके। अच्छा। वो ईंटें वो हैं जो उन लाला से ठेका दिया गया था। इसकी ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन उनकी मदद करने के लिए उस दौर में भी उन्हें काम दिया गया। तो ये जनरेशन से, पुराने ज़माने से इस तरह का चला आ रहा है। और पुराने लोग आमतौर पे एक दूसरे की मदद करने वाले होते थे जी। आजकल हम कहते हैं कि सेल्फिशनेस ज़्यादा हो गई, आजकल का दौर मटीरियलिस्टिक टाइम्स आ गए हैं, लोग बाग अपनी अपनी ज़्यादा सोचते हैं, मगर पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था। और ख़ासतौर पर देहात और कस्बात में तो बहुत ज़्यादा लोग बाग एक दूसरे की मदद किया करते थे। बिल्कुल, अब तो एक दूसरे से जलते हैं, ऐसा दौर आ गया है कि किसी ने कुछ, हर आदमी जो है ये चक्कर में रहता है कि किस तरह से किसको नोच के खा जाए, वो एक दौर आ गया है बहुत ही अफसोसनाक। मगर बहरहाल एक इसमें चूँकि आपने एक बात जिक्र की तो मैं ख़ास तौर पर कहती हूँ, एक हदीस पाक है जी, अक्सर जुमा में भी आपने सुनी होगी, उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुल कुरूनी क़र्नी सुम्मा यलौनहु, सबसे अच्छा मेरा दौर है, उसके बाद उसके बाद वाला, उसके बाद उसके बाद वाला। तो हर गुजरते दिन के साथ हालात तो क़यामत तक बिगड़ते ही जाएंगे, ये बात आप मान के चलिए। ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त फरमा दिया था कि सबसे अच्छा दौर मेरा दौर है, उसके बाद उससे बाद वाला, उसके बाद उसके बाद वाला। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, वक्त गुजरता जाएगा, दौर ख़राब से ख़राब तर होता जाएगा। इसके अलावा एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा आपके सामने और जिक्र कर दूं, क्योंकि जिक्र आ गया है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का और सर सैयद का। तो सर सैयद की कुछ इब्तदाई एजुकेशन बिल्कुल बुनियादी जो प्राइमरी लेवल की होती है वो कांदे में भी हुई है। अच्छा जी, ये फैक्ट बहुत अननोन है, मगर यहाँ पर जो हमारा मौलवियों वाला ख़ानदान है, इनके बड़ों में से किसी ने सर सैयद को पढ़ाया है। अच्छा। और सर सैयद के यहाँ कांदे का मकाम बहुत ऊंचा था, किसी चीज़ को उनके यहाँ परखने का पैमाना जो है कांदे वाले होते थे। फॉर एग्जांपल कहीं पे किसी लफ्ज़ के तलफ़्फ़ुज़ के ऊपर, प्रोनाउंसिएशन के ऊपर जो है एक बहस छिड़ गई कि ये लफ्ज़ इस तरह से पढ़ा जाएगा या इस तरह से पढ़ा जाएगा। अच्छा। तो सर सैयद ने, लफ्ज़ तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं रहा क्या था, उन्होंने ये कहा कि लफ्ज़ इस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से पढ़ा जाएगा, क्योंकि मैंने अहले कांदला को इसको इस तरह से बोलते हुए सुना है। अच्छा, तो मतलब वो जो हमारा वो एक्सेंट यूज करते थे, हमारा एक्सेंट यूज करते थे, जो कांदे वालों ने कह दिया वो एक तरह से माहौल होती थी। अच्छा, उसी को फॉलो करते थे कि भाई इसका तलफ़्फ़ुज़, इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मैंने अहले कांदला को इस तरह से बोलते हुए सुना है। तो इतनी कांदला की अहमियत थी, इतनी कांदला की अहमियत थी। कांदला इल्म का गहवाला था, बड़े बड़े उलमा यहाँ से निकले हैं, बड़े बड़े सुलहा और बड़े बड़े, मतलब उस ज़माने में 40s में, 1940s में आज़ादी से पहले हमारे ही ख़ानदान के एक प्रोफेसर उस्मान हुआ करते थे, वो उस ज़माने में पेशावर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स के। अच्छा।
1930s 40s कब की बात है, मुझे उनका टेन्योर नहीं मालूम, मगर आज़ादी से पहले की बात है कि प्रोफेसर उस्मान साहब, आप अगर पुराने लोगों से पूछेंगे तो बताएंगे कि पेशावर यूनिवर्सिटी में यहाँ कांधले के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर उस्मान साहब। अब क्या हो गया सर, बीच बीच में क्योंकि बातें याद आने लगती है मुझे भी, ये कांधला इतना अच्छा है, मुझे सुनकर भी अच्छा लग रहा है, इतने एजुकेटेड लोग, कांधला की इतनी तारीफ है। मैं भी कई बार जमात में एक बार गया हूँ तो लोगों ने पूछा, काफ़ी आलिम भी थे मेरे साथ में, 11-12 लोग आलिम थे, मैं अकेला ही उनके साथ में एक नॉर्मल व्यक्ति था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, कह रहे जी कांधला से एक व्यक्ति हैं, तो वो आलिमों से मुलाकात करने नहीं, मेरे हाथ चूमने आए हैं। तो ऐसा कांधला था, अब कांधले को क्या हो गया सर? देखिए, कांधला हो या कोई भी जगह हो जी, अगर कोई डिस्टर्बेंस कहीं पे आ जाता है तो पूरे सोशल फैब्रिक को, पॉलिटिकल फैब्रिक को, पूरे सेटअप को जो है पलट के रख देता है। जी, ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे जमीन में आपने फावड़ा मारा और नीचे की मट्टी ऊपर और ऊपर की मट्टी नीचे, पूरा अलट पलट हो जाता है। जी। ये हादसा हमारे यहाँ बंटवारे से हुआ है। अच्छा, जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा जो है, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए पर्सनली, हमारे ख़ानदान के लिए और कांधला के लिए बहुत बड़े नुकसान का बाइस बना है। बहुत बड़ा खसारा हमें बंटवारे से हुआ है, कांधला वासियों को, इनफैक्ट इस पूरे इलाके को। अच्छा, जो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग थे उस वक्त, कुछ लोग घबरा गए, कुछ डर गए, कुछ जज्बात में बह गए, इस तरह से बहुत सारे लोग चले गए, माइग्रेट कर गए, मगर माइग्रेट करके भी परेशान रहे। अच्छा। और उसके बाद की जो दो नस्ल हैं जी, 1947 के बाद से लेके आप समझ लीजिए 1970s तक की जो 2-3 नस्लें बीच में गुजरी हैं जी, उनकी ज़िंदगी गुजरी है सर्वाइवल में, अपने आप को जिंदा रखने में, अपने आप को इस्टेब्लिश करने में। बिल्कुल। तो जब आपके सामने एक तरफ जिंदगी का सवाल हो आपकी और दूसरी तरफ दूसरी चीज़ें हो, तो नेचुरली आप पहले जिंदा रहने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। क्योंकि वो चार्ल्स डार्विन की भी एक बहुत मशहूर थ्योरी है जो नेचुरलिस्ट स्ट्रक्चर कोट करते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये दुनिया वो जगह है जो इसमें सबसे मजबूत होगा वही सर्वाइव करेगा, वही जिंदा रहेगा। तो ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात होती है। तो ये जो 2-3 नस्लें गुजरी हैं, ये 2-3 नस्लें गुजरी हैं सर्वाइवल में, जी, अपने अस्तित्व की जंग लड़ते हुए कि हम यहाँ पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अच्छा, ये वजह रही। और मगर उसके बावजूद तालीम का यहाँ पर मतलब जो ख़ानदानी तरीक़ा था, अब आपने देखा, आप जानते तबलीगी जमात वाले भी हैं, निज़ामुद्दीन वाले, वो भी कालने से निकला है, हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह। और ये हमारी ही ख़ानदान की एक शाख है जो मौलाना साद साहब वग़ैरह है या मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह थे। ये नरीना औलाद में थे, मतलब लड़कियों की औलाद में थे, लड़के की औलाद में थे, और हमारा ख़ानदान इनकी लड़कियों की औलाद में है। मतलब मेरे दादा की जो वालिद की जो दादी थी वो मौलाना इलियास की फूफी थी। आपकी ननियाल कह सकते हैं शायद? दादा की ननियाल। अच्छा, दादा की ननियाल, आपकी पड़ननियाल मतलब? जी 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 जी। अच्छा। तो मतलब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कांधले के जो ख़ानदान है पुराने, इनमें तालीम दोनों तरफ थी, दुनियावी तालीम भी और दीनी तालीम भी, इसीलिए आज तरक्की पे भी नज़र आते हैं। और इसमें एक चीज़ और भी जिक्र कर दूं कि हमारे यहाँ अफसोसनाक बात एक ही रही है, मुझे ज़ाती तौर पर, मैं वैसे एक जनरली किसी थ्योरी के तौर पे या लोगों के उसके तौर पे नहीं कहता जी, मगर ये अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ आज तालीम का बंटवारा हो चुका है कि साहब ये मौलवी साहब हैं, ये दुनियावी दीनी तालीम वाले हैं, ये बाबूजी हैं, ये दुनियावी तालीम वाले हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तालीम इल्म होता है, इल्म को इल्म के लिए हासिल करना चाहिए। और इसकी मैं एक बहुत मिसाल आपको दूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब जंग बदर हुई जी, और जंग बदर से कैदी पकड़ के लाए गए, तो उस ज़माने में एक दस्तूर होता था कि आप फ़िदिया दीजिए। फ़िदिया होता था आपके जान छुड़ाई का, एक तरह से कि आप कुछ एक सर्टेन अमाउंट दीजिए और आपको छोड़ दिया जाता था। तो उस वक्त बहुत सारे लोग उस कैदियों में, मक्के वालों में, अहले मक्का में ऐसे थे कि जिनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका फ़िदिया क्या मुकर्रर किया था? जी, उनका फ़िदिया मुकर्रर किया था कि जो लोग पढ़े लिखे हैं हमारे अनपढ़ों को पढ़ना सिखाएं। जी। तो वो जो गैर मुस्लिम काफिर जो आपसे लड़ने आए थे, उनसे आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको वो इल्म दीन सिखाते। बिल्कुल। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब इल्म का बंटवारा नहीं था, तो हमने आज क्यों कर दिया? जो आपके दुश्मन आपके ऊपर हमला करने आए थे, उनसे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आदमियों को पढ़वाया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो ये सुन्नत है कि जो दुश्मन भी आए तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे एक आदमी को पढ़ना सिखा दो, मैं एक आदमी को आज़ाद कर दूंगा। अच्छा, पढ़ाई की बदले आज़ाद? हाँ, जो एक आदमी को लिखना पढ़ना सिखा देगा, मैं उसको आज़ाद कर दूंगा, जंगी कैदियों को, प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स को। अच्छा, ये फिदिया मुकर्रर किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका। तो आपकी फैमिली के अंदर जहाँ तक भी आप बता रहे हैं, अब तक
900 साल से अब तक कोई भी व्यक्ति शायद ऐसा ना गुजरा हो जो पढ़ा लिखा ना हो, जो इलिटरेट हो, एजुकेटेड ना हो। इलिटरेट तो एक बहुत ही ऐसा वर्ड है कि बिल्कुल ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 8वीं आपने बताया कि उस वक्त में आपकी दादी अम्मा थी, 8वीं पास थी, जिस वक्त में सरकारी नौकरी 8वीं पास को अच्छे खासी, इंग्लिश भी शायद मैं जानता हूँ उस वक्त की बहुत ही अच्छी होगी 8वीं पास लोगों की। तो आपकी फैमिली के बारे में ही बात कर रहे थे। और तो मुझे आप ये बताइए, आपके जो आप अपनी थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए पहले से, ज़रा थोड़ा सा रह गया था शुरू में हमारा। देखिए, इसी तरह से वालिद साहब का भी हमारे जो है तालीम के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर था जी। बचपन से उन्होंने हम लोगों को बाहर रखा, इसीलिए मैं और आपके मौजूदा चेयरमैन साहब नजम और सबसे छोटे वाले भाई आसिम जी, हम तीनों लोगों को ने बाहर रख के पढ़ाया, मसूरी और देहरादून। अच्छा। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट हूँ। अच्छा। डिप्लोमा नहीं, प्रॉपर ग्रेजुएट डिग्री है मेरे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। मुझसे छोटे वाले भाई जो है नजम, इन्होंने MFC किया है, मास्टर ऑफ फाइनेंस एंड कंट्रोल, विच इज़ इक्विवेलेंट टू MBA फाइनेंस। गॉट इट। और सबसे छोटे वाले भाई जो हैं डॉक्टर आसिम, उन्होंने डॉक्टरेट की है, PhD की है और वो बायोटेक्नोलॉजी में वहाँ जामिया में प्रोफेसर की। और मेरी जो छोटी बहनें हैं जी, मैं घर में सबसे बड़ा हूँ और नजम से और मेरे बीच में एक बहन है। अच्छा। तो मुझसे जस्ट छोटी बहन जो है जी, वो ग्रेजुएट है यहीं से, जो डिग्री कॉलेज है, गर्ल्स डिग्री कॉलेज, यहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन की है। और नजम से छोटी वाली जो बहन है वो मास्टर्स किया हुआ है, उसने मास्टर्स इन फाइन आर्ट्स। अच्छा, कहाँ से किया है? उन्होंने अलीगढ़ से किया है। अच्छा, हमारे चेयरमैन साहब नजमुल इस्लाम साहब ने कहाँ से पढ़ाई की है? इन्होंने, इनकी बचपनी की एजुकेशन कुछ तो मसूरी से हुई इब्तदाई दौर में, उसके बाद फिर ये यहाँ पर एक वो थे धनप्रकाश गौड़ जी पंडितों में जी। ये मैं उस दिन शपथ ग्रहण वाले समारोह में भी कहा था कि कांधे में हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता का बहुत ज़बरदस्त रहा है। उन्होंने उनको कहा वालिद साहब से आके, कहना इनको मुझे दे दो, मैं अपने आप तैयार कराऊंगा। अच्छा। उन्हें वो लेके गए, उनकी एक जान पहचान की एक टीचर थी, उनके घर में उन्होंने रखवाया और कहना उन्होंने अपनी मौजूदगी में DAV कॉलेज से। तो नजमुल इस्लाम साहब ने नजमुल इस्लाम साहब ने +2 वहाँ से किया था इंटरमीडिएट, उसके बाद ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों अलीगढ़ से किया। दोनों अलीगढ़ से किए हैं फिर उन्होंने। उसके बाद वो उनका करियर है क्या रहा है दूसरे देशों में, तो कहाँ हो रहे हैं? सबसे पहले इनिशियली जब ये मास्टर ऑफ फाइनेंस कंट्रोल कर रहे थे जी, तो उस दौरान एक समर ट्रेनिंग होती है। समर ट्रेनिंग के लिए इन्होंने सिटी बैंक में अप्लाई किया, सिटी बैंक वालों ने उनको एक्सेप्ट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। अच्छा। और इनकी समर ट्रेनिंग सिटी बैंक में हुई। अच्छा। उसके बाद इन्होंने मुख्तलिफ जगह पे यहाँ पे 1-2 जगह सर्विस की, जॉब्स किए। अल्फला में हम दोनों भाई थे उस वक्त। अल्फला का जो यहाँ पर आने का कारण बना वो हम लोगों की वहाँ पर मौजूदगी ही थी। उसके बाद फिर अल्फला छोड़ने के बाद एक कंपनी थी अंगोला, एक कंट्री है साउथ अफ्रीका से बॉर्डर मिलता है उसका। अच्छा। वहाँ पर जाकर ये उस कंपनी में इन्होंने ज्वाइन किया मैनेजर के तौर पर, फिर वहाँ पे जनरल मैनेजर हो गए थे। साउथ अफ्रीका में? साउथ अफ्रीका में तकरीबन, साउथ अफ्रीका नहीं, अंगोला में। अंगोला। अच्छा। अंगोला में तकरीबन 10-12 साल रहे। उसके बाद फिर वालिद साहब अब अपने आखिरी उम्र में उन्होंने कहा कि भाई तुम लोग आहिस्ता आहिस्ता, हम लोग तो चूँकि डॉक्टर आसिम की तो गवर्नमेंट जॉब थी जी, तो वो दिल्ली में थे और वहाँ से वो छोड़ नहीं सकते थे। मेरे बच्चे वहाँ दिल्ली में स्कूल्स में पढ़ रहे थे, तो उन्होंने नजम से कहा कि तुम वहाँ से छोड़ के आ जाओ, कांधला का काम तुम संभाल रहे हो। आप भी अभी काफ़ी वक्त से कांधला में देखा जा रहा है? आप जी, कांधला मेरा तो शुरू से आना जाना, जितने मामलात रहे हैं घर के, बड़ा होने की हैसियत से मेरे ऊपर जिम्मेदारी रही है। और मैं ये जिक्र कर दूं कि ये ज़िंदगी आसान नहीं रही है, बहुत सख्त वक्त गुजरा है, ख़ास तौर पे मेरे वालिद के ऊपर, क्योंकि वालिद साहब की उम्र तकरीबन 20-21 बरस रही होगी जब उनके चचा का भी इंतकाल हो गया था। अच्छा। दादी अब्बा का इंतकाल तो उस वक्त हो गया था, मुश्किल से वालिद साहब की उम्र तकरीबन 8-9 साल 10 साल थी। अच्छा। चचा ने ही उनको पाला, मगर चचा का भी इंतकाल उस वक्त हो गया था जब वालिद साहब की उम्र शायद 18-19-20 साल रही होगी। अच्छा। तो उसके बाद अल्लाह का दिया बहुत कुछ था, मगर फिर लोगों की आंखों में वो खटकने लगा। फादर कितने भाई थे? इकलौते। एक तो फिर काफ़ी परेशानी होगी। जी, वही मैं बता रहा हूँ। उसके बाद ये जो कुछ अल्लाह का दिया था लोगों की निगाहों में खटकने लगा। लोगों ने कब्ज़े की कोशिश, क्या नाम, मुकदमात की कोशिश और तरह तरह के, मतलब ऐसा होता था कि एक दिन में कई पेशियाँ, कि एक पेशी जो है कहीं पे वेल्थ टैक्स की दरख्वास्त दे रखी है, कहीं पे सीडिंग की दे रखी है, कहीं पे चकबंदी में दे रखी है, तो कोई एक पेशी देहरादून में, एक मेरठ में, एक कहीं, इस तरह से दौड़े फिरते थे। इतनी दुश्मनी क्यों? क्योंकि कुछ लोग ये कहते थे कि जी 24 घंटे में चुटकियाँ बजा के बाद कहने 24 घंटे में कांधा छुड़वा देंगे।
मतलब 900 साल से रहने वाले लोगों से चुटकी बजा के तो मुझे नहीं लगता हो पाता ऐसा पॉसिबल। अब जो भी कुछ है उनका तो अपना, सबको तो उस वक्त सूझ जाता हरा हरा कि भाई अगर ये इकलौता लड़का है, ये हल गया तो सरा हमारा। बिल्कुल, पूरे कांधे के लगभग मालिक है। 300 करोड़ का भी मैंने सुना है लगभग डेटा दिया है। अल्लाह का बड़ा एहसान है जी, जो भी कुछ है। तो बहुत से लोगों की तो ये तकरीबन समझ लीजिए सन 67 में छोटे मियाँ का इंतकाल हुआ था, जो वालिद साहब के चचा थे। अच्छा। और सन 67 से लेके अब तकरीबन सन यहाँ पर 2000 तक जी मुकदमात चलते रहे। मैं भी डिग्री अपनी कंप्लीट करने के बाद 10 साल मेरी भी इसी तरह से हाल रहा है कि जी कभी मैं कहीं पेशी में, कभी कहीं पेशी में, कभी अच्छा। कहीं पेशी में, सारी दुनिया में कम से कम पूरे यूपी में तो भागा ही फिरा हूँ। ये मुकदमात का दौर कितने साल तक का रहा लगभग? ये आप सोच लीजिए सन 67 से लेके, और अभी भी उसके कुछ तो अभी भी बाकी हैं, मगर कम से कम 2010 तक, 2008 तक तो आप समझ ही लीजिए। यानी 67 और 33 साल वो, और 8 साल ये, 41 42 साल, 40 साल का बड़े टफ, 45 साल मान के चलिए। 45 साल बड़े टफ गुजरे हैं कानून की कचहरी के चक्कर। मतलब वालिद साहब के ऊपर तो गुजरे हैं, मेरे ऊपर भी साथ में टफ गुजरे हैं, क्योंकि मैं बड़ा हो गया। मैं तो इंजीनियरिंग की डिग्री करने के बाद कुछ ही दिन जॉब कर पाया कि मुझे फिर यहाँ पे आना पड़ गया था। अच्छा। और बाज़ मतलब ऐसा होता है कि हमारे यहाँ देहात में कहावत मशहूर है कि बाढ़ी खेत को खाने लगे। तो कुछ लोग ऐसे थे जो शुरू से वालिद साहब के मुकदमात देख रहे थे। अच्छा। हमारे अपने अजीज़ों में वो लोग मुखालिफ हो गए। उन लोगों ने, क्योंकि उनको सारी इनसाइड स्टोरीज पता थी, उन्होंने हमले कर दिए। अच्छा। और फिजिकल हमले, सिर्फ ये मुकदमेबाजी नहीं हुई बल्कि फिजिकल हमले भी किए गए उनके ऊपर। अच्छा। हमारी बैठक में एक दफ़ा किसने किया किसने नहीं किया मैं नहीं जानता, मगर ऐसा भी हुआ है कि 2 कसूरों के बीच में, ये जो कुल्हड़ होते हैं, जी जी, 2 कसूरों के बीच में सांप बंद करके और बिल्कुल बैठक के दरवाजे पर रख दिया। और वहाँ पे अक्सर ये था कि कोई ख़ास मेहमान होता तो खुलता था। उस दिन कोई मेहमान आने वाले थे कि आगे ताला खोलने लगेगा, ठोकर लगेगी, सांप काट लेंगे। बिल्कुल। एक ज़माने में यहाँ के भी कानले की भी उसमें कुछ लोग शामिल थे, मैं नाम नहीं लूँगा, वो लोग अल्लाह के यहाँ चले गए। जी बिल्कुल। 24 आदमियों का गैंग चढ़ा था हमारे घर पे। कांधले के लोग 24? कांधले के नहीं थे, बाहर की भी थे, कानले वालों के शामिल करके 24 आदमियों का गैंग चढ़ा था, और हमारे अपने अजीज़ों के थ्रू चढ़ा था। अच्छा। आस्तीन के सांप में उन्हें कहूँगा। अब जो भी कुछ कहने हैं, कह देता हूँ, आस्तीन के सांप तो होते ही हैं, आप अपने हैं, आस्तीन के सांप है, ज़्यादा दुख अपनों का ही होता है। मुखालिफ बहुत सारे लोग हमारे अपने लोगों में से हो गए थे जी। तो 24 आदमी, मैं मेरे ख्याल से उस वक्त शायद 8-10 साल का रहूँगा जबकि बात है। और पकड़े भी इस तरह से गए थे कि ये जो अंसार के सामने वाली दुकान है ना, जहाँ बिसाती की दुकान है, पहले दया हलवाई था, वो दया हलवाई जो था ना, क्या कहते हैं उसको, कहाँ वाला कहलाता था, तो वहाँ बराबर में अंसार की दुकान के लिए जो चिंपियों का बैलखाना पड़ा है, इसके बीच में एक पतला सा जीना है। अच्छा। आपने देखा हो, कलवल में गुजरते हुए देखिएगा जी। तो जब ये भगदड़ मची और ढूंढते फिरे लोगों को, तो पापा जो तेजी से चढ़े, पापा की हमेशा से आदत थी, जीने में बहुत तेजी से चढ़ा करते थे वो। अच्छा। और वो जो खटखट करते हुए चढ़े तो उसकी बिल्कुल पसली में ठोकर लगी, एक आदमी वहाँ कट्टा ओढ़ के उसमें पड़ गया था। अच्छा, ताकि गिर जाए? नहीं, वो ताकि लगे कि बोरी पड़ी हुई है। अच्छा अच्छा। एक वो बिल्कुल गोलमोल सा होके, और अपने ऊपर उसने कट्टा डाल लिया था, जो ये बोरी होती है ना, बोरी अपने ऊपर डाल ली थी कि दूर से ऐसा लगे कि टॉर्च वॉर्च की रोशनी में लगे कि बोरी पड़ी हुई है, कट्टा पड़ा हुआ है। अब वो जो पापा एकदम अंधेरे में उस वक्त चढ़े तो उसके जो ठोकर लगी, औ करके जो उसकी आवाज़ निकली, तो पता लगा कि हाँ उसको पड़ गया। उसके बाद जो है सारा राज खुल गया था कौन कौन था। अच्छा। और किस किस ने इसमें सहूलतकारी की थी। तो आपके अंग्रेज़ों के टाइम में भी काफ़ी लोगों से संबंध रहे हैं आप लोगों के, तब भी इतनी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा? अंग्रेज़ों की पुलिस से भी ताल्लुक़ रही होंगे, राजनेताओं से भी उस वक्त के? नहीं, हम लोग जो है उस ज़माने में कांग्रेसी थी यहाँ पर जी, पुराना कांग्रेसी परिवार है। और ये भी आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठा दिया, मैं आपको बता दूं जी, 1940s के आसपास अंग्रेज़ों ने पहली दफ़ा हिंदुस्तानियों को इलेक्शन की इजाज़त दी थी। तो उस टाइम पे मेरे दादा हाजी ज़ियाउल इस्लाम ने कांग्रेस के टिकट पर मुस्लिम लीग के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। अच्छा जी। उस वक्त में मुस्लिम लीग के जब खत्म 1930s-40s में जब भी वो इलेक्शन हुआ था। अच्छा। कुंवर साहब थे लोई वाले, आप अगर पुराने लोगों से यहाँ जिक्र करेंगे तो सब लोग जानते हैं उन्हें, बहुत मशहूर, सबके बहुत बड़े रईस थे वो भी। लोई के बुढ़ाने से जो रास्ता इधर दिल्ली की तरफ निकला है, ये राइट हैंड पे जो मुड़ता है, जो नया रास्ता बना है, इस पे बुढ़ाने निकलते ही लोई गांव आता है। अच्छा। तो लोई के थे कुंवर साहब जी, तो उनका और बड़े मियाँ का इलेक्शन हुआ था। अच्छा। कुंवर साहब मुस्लिम लीग से थे, बड़े मियाँ कांग्रेस से थे। और एक बिल्कुल नई इन्फॉर्मेशन आपको दूं जो कानले वालों के लिए, सबके लिए फख्र का बाइस होगी। जी बिल्कुल।
उस जमाने में पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी उस इलेक्शन में 10 दिन कांधे में रहे थे बड़े मियाँ का इलेक्शन लड़ाने के लिए, जिनके नाम पे जीबी पंत हॉस्पिटल इरविन से मिला हुआ दिल्ली में है। जी जी जी। तो वो मतलब उनसे भी ऐसे ताल्लुक थे, वो घर पे रहे 10 दिन इलेक्शन लड़ाने की वजह से। जी। अच्छा, जीत किसकी हुई थी उस वक्त? कुंवर साहब जीत गए थे। कुंवर साहब जीत गए थे, जो मुस्लिम लीग के थे। उस वक्त तो मुसलमानों पे एक पाकिस्तान के नाम पे वो तारी था। अच्छा। तो मुस्लिम वोट एक तरफा, मुस्लिम लीग, मुसलमान, पाकिस्तान, वो वाला दौर चल रहा था वो। जी जी जी, कि मुस्लिम सारे एक तरफा होकर वोट कर दिया था। अच्छा, तो आपका तो बहुत पुराना राजनीतिक दौर रहा है, बहुत पुराना। तो जैसा आप पत्ती पर आ चुके हैं, आपने खुद बताया कि 2 भागों में हमने शिक्षा को बांट दिया है, जैसा कि आपने भी जिक्र किया है, कुरान की आयत हदीस पढ़कर बताई है। तो जहाँ तक मेरी नॉलेज है अपनी, मुझे इतनी खासा नॉलेज तो है नहीं कि कुरान का पहला शब्द इकरा है, जिसके मायने स्टडी है, इंग्लिश में पढ़ना है। तो वहाँ पर ये भी जिक्र नहीं कि आप सिर्फ कुरान पढ़ो, वहाँ पर ये भी जिक्र नहीं इस्लाम पढ़ो, वहाँ पर जिक्र ये है कि आपको पढ़ना है। दुनियावी भी तालीम हो सकती है, और एस्ट्रोनॉट भी बनने को मना नहीं करता है इस्लाम। आपको डॉक्टर बनने को भी मना नहीं करता है, लड़कियां तब भी बन सकती हैं, लड़काएं तब भी बन सकती हैं। तो क्या ये पाबंदियां जैसे आप बता रहे हैं कि अलग अलग हो गया है, क्या हम इस तरह के मदरसे कांधले में खोल सकते हैं? हमें यकीनन करना चाहिए, खोल सकते हैं नहीं, खोलना चाहिए और यकीनन करना चाहिए। जी। आप ही की बात को कंटिन्यू करते हुए पहले तो कहूँ जी, एक हदीस पाक है, उतलिबुल इल्मा कुल्लु फरीदतिन मुस्लिम, जी। फरीदतिन कुल्लु मुस्लिम। जी इल्म हासिल करना, उसमें जो है कहीं पे कोई जिक्र नहीं है, इल्म हासिल करना हर मुस्लिम का, हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है। जी बिल्कुल। और एक और हदीस में जिक्र फरमाया है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें उसके लिए चीन जाना पड़े। तो चीन में तो कुरान पाक की पढ़ाई नहीं हो रही, वहाँ तो हदीस नहीं पढ़ा रहा कोई आपको। बिल्कुल, इससे साबित होता है कितनी भी दूर जाना पड़े चाहे। और आप ये देखें कि जो आजकल के सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं, जी, इनमें बहुत सारे सर्जिकल इक्विपमेंट्स वो हैं जो मुसलमान डॉक्टर्स ने इन्वेंट किए हैं, जी। जो आज तक यूज़ हो रहे हैं। बिल्कुल। उसके अलावा एस्ट्रोनॉमी, आपने भी एस्ट्रोनॉट्स का जिक्र किया। एस्ट्रोनॉमी से मुराद होता है सितारों की पढ़ाई। जी ये इल्म नजूम नहीं, हस्तरेखा वाला नहीं, जी। सितारों की पढ़ाई से मतलब कि स्पेस की स्टडी जो होती है। जी जी। तो इसका बाकायदा जो है क्या नाम, जो सबसे बड़े उलमा रहे हैं, जो इस इल्म का खोलने का पेश खेमा रहे हैं, वो मुसलमान रहे हैं अरबों में। मेडिकल में जो है अल-राज़ी वगैरह मैथमेटिशियंस बहुत बड़े बड़े रहे हैं। जी। तो ये शुरू के इस्लाम के 200-300 साल तक तो इसी तरह से चलता रहा कि आपका मल्टी डायमेंशनल चलता रहा, और इसीलिए इस्लाम इतना तेज़ी से पॉपुलर हुआ कि एक तरफ आप मदीना मुनव्वरा में बैठे थे और दूसरी तरफ आप जो है फ्रांस के दरवाजे पे दस्तक दे रहे थे, स्पेन तक आपके कब्जे में आ गया था। इधर आप हिंदुस्तान पहुंच गए थे, उधर आप अफ्रीका तक पहुंच गए थे। जी। जिस वक्त तक आपकी अप्रोच ये रही थी कि आपको हर तरह के इल्म हासिल करना है, हर पॉसिबल नॉलेज आपको हासिल करनी है, उस वक्त आपका ये हाल था। उस वक्त जो है सबसे अच्छे क्राफ्ट्समैन आपके लोग होते थे, बड़े बड़े मैथमेटिशियंस आपके लोग होते थे, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर्स, और कहीं से कहीं तक ये कोई पाबंदी नहीं थी। मगर उसके 300-400 साल के बाद जी हमारे इसका अलमिया है, एक बहुत बड़ा ट्रेजिडी है, अलमिया कहते हैं ट्रेजिडी को, जी। कि हमारे बुजुर्गों में से ही, बड़े उस वक्त के ज़माने के बुजुर्गों में से जी। किसी एक ने कहा मैथमेटिक्स के बारे में कि ये तो शैतानी इल्म है। अच्छा। बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, बड़ा नाम है उनका, पुरानी किताबें उनके नाम से हैं, मैं नाम नहीं लूँगा। बहुत काबिल कदर वाजिबुल एहतराम शख्सियत हैं, अइम्मा में से इमाम फलां फलां करके नाम उनका आता है। अच्छा। तो उन्होंने एक, उसके बाद से जो है बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया, अचानक लोगों ने मैथमेटिक्स को छोड़ दिया, और जिस दिन मैथमेटिक्स छूट गया उस दिन आपका साइंस छूट गया। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये हमारे उलमाओं ने कहीं ना कहीं हम लोगों को, नहीं, मैं इसमें एक चीज़ और ऐड कर दूँ। जी, मैं इसमें एक चीज़ और ऐड कर दूँ जी। इसके अलावा एक जो दूसरा एक बहुत बड़ा हमारा सेटबैक रहा, जो आपने इल्म की उसकी बात की जी। जिस वक्त ये प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट हुई, जी। उस ज़माने में टर्की में किसी आलिम ने ये फतवा दे दिया कि ये हराम है इसका इस्तेमाल। अच्छा, प्रिंटिंग प्रेस का कुरान पाक छप रहे थे उस पर, तो वो जिस तरह से छप के आते थे, जी जी, उनको पता नहीं क्या लगा, क्या वजह हुआ, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस के खिलाफ फतवा दे दिया। अच्छा। लेकिन जिस वक्त प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट हुई है, उसके बाद सही मानों में नॉलेज जो है, एक एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज हुआ है पूरी दुनिया में। लेकिन हम लोग पीछे रह गए क्योंकि हमारे यहाँ प्रिंटिंग प्रेस बैन हो गई थी। अच्छा। और हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात लिखी है, बड़ी अजीब और गरीब लिखी है हज़रत शेख मोहम्मद ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने। जी। उन्होंने लिखा है कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी, हदीस पाक में उन्होंने लिखा है कि ज़ईफ़ हदीस है जी, गो के ज़ईफ़ है मगर है हदीस, कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी
जब तक के हर जाहिल के हर इश्काल का जवाब ना मिल जाए। इश्काल कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्शन को। अच्छा। तो जो भी जाहिल लोग हैं किसी भी बात पे ऑब्जेक्शन रेज करते हैं, जब तक हर जाहिल के हर ऑब्जेक्शन का जवाब ना सामने आ जाए तब तक क़यामत कायम नहीं होगी। मतलब वो जाहिल सेटिस्फाई ना हो जाए तब तक। हाँ, इसका मतलब क्या होता है? मैं ये सोचता हूँ कि इस हदीस का मतलब ये है, उस वक्त उन्होंने अब से 40-50 साल पहले जब ये लिखा था, मैं समझता हूँ, बल्कि ये हदीस है चूँकि ये तो 1400 साल पुरानी है जी। इसका मतलब ये निकलता है कि उस ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बता दिया था कि एक ज़माना आएगा कि एक नॉलेज का एक्सप्लोजन होगा, इंफॉर्मेशन का एक्सप्लोजन होगा, और जितनी चीज़ें छुपी हुई हैं वो सब खुल के आपके सामने आ जाएंगी। तभी आपके सबके इश्कालात दूर हो सकते हैं। बिल्कुल। तो अभी शायद वही दौर लग रहा है मुझे। अब मुझे वो दौर लग रहा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 14 साल पहले बताया था कि एक दौर आएगा जब एक इंफॉर्मेशन का एक्सप्लोजन होगा। बिल्कुल, हर आदमी के हाथ में इंफॉर्मेशन है, अब कुछ भी कर सकते हैं इससे। तो सर अब जैसे हम बात कर रहे थे एजुकेशन पे, आपने, बहुत लोगों का कहना ये है, मैंने लाइव दिखाया है 2 घंटे वहाँ पर, तो आपने जो एजुकेशन को प्रमोट किया है, आते इससे पहले कांधला के अंदर कभी भी इस तरह का समारोह नहीं हुआ कि भाई आज शपथ ग्रहण समारोह है तो लोग जाते थे, वहाँ पर खाना भी होता ही होगा। मैं तो फर्स्ट टाइम भी मैंने देखा है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम इस काम में आया हूँ। तो वहाँ पर शिक्षा को प्रमोट किया गया और लोगों को उपलब्धियाँ भी दी गई, गिफ्ट भी दिए गए, उनको अवॉर्डेड भी किया गया। तो ये क्या प्लान राजनीतिक तौर पे उसी वक्त में आया था या फिर इसका पहले से ऐसा था कि हम शिक्षा को वाकई सच में प्रमोट करने वाले हैं? कुछ लोगों के माइंड में ये है कि भाई दिखावा किया है कि हम बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसा है जी। ये चीज़ हमारे खून में शामिल है। और जैसे मैंने आपको अपनी ख़ानदानी हिस्ट्री बताई जी, आपको अंदाज़ा होगा कि 1400 साल से हमारा काम पढ़ाना ही रहा है। बिल्कुल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आखिरी हज्जतुल विदा था उसके बाद कहा था जी कि भाई जो जिस तरफ है मेरी बात लेके हर जो आदमी यहाँ नहीं उस तक पहुँचाओ। जी। तो अरब से जो लोग निकले थे और दूसरों में मुल्क पहुँचे थे वो सिर्फ इल्म को फैलाने के लिए और उनको पढ़ा, और ये बात चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से चली आ रही है तो ये बात हमारे खून में शामिल है, लोगों को पढ़ाना। जी। अब बताइए आप, ठीक है इसको तो आप कह सकते हैं, तबलीग में जो लोग बात पढ़ा रहे हैं उसको क्या कहेंगे आप? वो भी इल्म ही बांट रहे हैं, इल्म बांट रहे हैं, तो वो भी दिखावे के लिए कर रहे हैं। वो तो अपने घर से पैसा खर्च करके निकल, हमारे खानदान वाले ही तो है जिन्होंने शुरू किया है, तो वो दिखावे के लिए किया उन्होंने। वो भी कहते हैं कहीं ना कहीं मौलाना साहब ने भी कैंपेनिंग की है इलेक्शन में। नहीं, मौलाना साहब के तो दादा ने शुरू किया था, आज थोड़ी किया है। बिल्कुल, ये तो तकरीबन 100 साल पुराना काम है। जी। मौलाना इलियास साहब ने नहीं, मौलाना इलियास साहब ने जो किया था, हज़रत शेख के ये चचा भी होते थे मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के, तो ये तकरीबन 100 साल पुराना काम है, उन्होंने दिखावे के लिए किया था। तो मतलब ये काम जो स्टार्ट हुआ है, जो पहली पीढ़ी वाले दिन आपने दिखाया कि हम लोग शिक्षा को प्रमोट करते आ रहे हैं, जिस बेस पे इलेक्शन लोगों ने वोट दी है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको शिक्षा के बेस पे कांधला ने मोहब्बतें दी हैं, आपका पुराना एक इतिहास भी गवाह है कि आपने शिक्षा के लिए जगह भी दी है, डिग्री कॉलेज के लिए भी और अस्पताल के लिए भी, थाने के लिए भी। तो इस वजह से आपको लोगों ने वोट दिया और आपने करके भी दिखाया पहले दिन। तो क्या लोग ये आस लगा लें कि आने वाले टाइम में, जैसे आपने बातें की हैं, आप इतनी नॉलेज रखते हैं कि क्या हर शख्स इसी तरह का से पढ़े लिखा जैसे आज से पहले होते थे? मैं एक बात और जिक्र कर दूँ इसमें, जो आपने कहा दिखावे की बात, यह सीरियसली है। जी। आपकी उम्र तकरीबन कितनी है? होगी 30 के अप्रॉक्स, 30-35 साल। जी। आपको अपने बचपन का कुछ दौर याद है? हाँ, थोड़ा बहुत। आपको याद होगा कि अक्सर घरों की बच्चियाँ, छोटी बच्चियाँ जी, पढ़ने के लिए दूसरे घरों में जाया करती थी। जी। हमारे घरों में मेरे ख्याल से कानले का शायद ही कोई मोहल्ला, घर तो मैं नहीं कह सकता, मगर शायद ही कोई मोहल्ला ऐसा हो जिनकी बच्चियाँ हमारी अम्मी के पास पढ़ने ना आती हों। अच्छा। मैंने आपको शायद इससे पहले भी बताया था जी, कि राम नरेश यादव जी की पापा ने दावत कर रखी थी। जी। और उस टाइम पे राम नरेश यादव जी ने पूछा था कि बताइए चेयरमैन साहब आपको क्या चाहिए। अच्छा। तो पापा ने ये कहा था कि अल्लाह का ये सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहता, हमारे यहाँ के कानले की बच्चियाँ ये बेचारी परेशान फिरती हैं, इनके वास्ते एक डिग्री कॉलेज मंजूर कर दीजिए। तो डिग्री कॉलेज उन्होंने मंजूर करवाया था। इसमें एक छोटा सा मैं करेक्शन कर दूँ, डिग्री कॉलेज की ज़मीन हमने नहीं दी थी। अच्छा। ये यहाँ पे हिंदू स्कूल से मिला हुआ नॉर्मल स्कूल हुआ करता था। अच्छा। फिर नॉर्मल स्कूल बंद पड़ा था तो गवर्नमेंट ने उस नॉर्मल स्कूल को एक्वायर करके उसमें ये गर्ल्स डिग्री कॉलेज खोला था। अच्छा। वहाँ पे ज़मीन हमारी नहीं है मगर उसकी मंजूरी पापा की देन है। अच्छा, वो करवाने का काम उनका था आपके फादर का? चीफ मिनिस्टर की दावत थी, उनको घर पे बुला के और इसी चीज़ के लिए उन्होंने दावत की थी। और ये बात कर रहा हूँ जब ये कॉलेज बना होगा, मेरे ख्याल से 80s में या 90s में कब बना था ये मुझे सही याद नहीं, जब राम नरेश यादव साहब मुख्यमंत्री थे। उस ज़माने में, सस्ते ज़माने में बताते हैं पापा, चीफ मिनिस्टर की दावत थी मगर इतना बड़ा खर्चा था कि उस सस्ते ज़माने में मेरे 1-1.5 लाख रुपए उसमें खर्च हुए थे। अच्छा, उस मंदे दौर में? उस मंदे दौर में, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के साथ तो पूरी कमिश्नर या आसपास के 3-4 कमेटियों सबके अफसर, बेतु का सिक्योरिटी का, इसके दुनिया भर के मसाइल, और फिर चीफ मिनिस्टर के नाम पे हज़ारों आदमी वैसे ही घुस जाता है, सबका खाना पीना आना जाना। तो
लड़कियों का डिग्री कॉलेज मंजूर कराना दिखावा हो सकता है या कौम की खिदमत होती है? ये लोग सवाल कर रहे हैं, ये उनकी खिदमत में ये जवाब मैं पेश करता हूँ। अच्छा, थाने का भी सुनने में आता है, उसका क्या हिस्ट्री है? थाने की जमीन दी है कभी बड़ों ने। अच्छा। मैंने ये भी सुना किसी ने पूछा कि साहब उसके कागजात दिखाओ, तो भाई ये जब सवाल भाजपा वाले भी पूछ रहे थे कि इन्हें अपनी पैदाइश के कागजात दिखाओ, जब क्यों बुरा मान रहे थे? एनआरसी और उसमें भी तो यही हो रहा था, कागज दिखाओ वाला मामला। तो आप तो भाजपा की लाइन पे चले गए, कहने कागज दिखाओ। सही बात है। बिल्कुल सच्चाई है। एनआरसी और वो जो क्या था, वो क्या था, एनआरसी और अपना सीए। तो वही सवाल तो उस वक्त मोदी जी कर रहे थे। क्या कह रहे थे? कहने कागज दिखाओ कि तुम यहाँ के हो। अब वो ये कह रहे हैं कहने जो तुमने आपसे 100 साल 150 साल पहले जमीन दे रखी थी उसका कागज दिखाओ। कागज दिखाओ कहाँ पे है? तो भाई बताओ, अगर ये उनका रवैया है तो मैं तो माफी चाहता हूँ कि भाई मैं जवाब नहीं दे सकता इस चीज का। सीधी सी बात, मैं अपने हाथ खड़े कर देता हूँ, मैं जवाब ऐसे लोगों के साथ नहीं दे सकता और न मैं ऐसे लोगों के साथ बहस। बिल्कुल सही बात है, जो दिया है वो तो दिया, अल्लाह जानता है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए सर, आप दो चीज़ें बड़ी अहम हैं जो मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ आपसे भी। आप नजमुल इस्लाम साहब आएंगे, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा। एक बहुत ही सख्त ज़रूरत है कान लगो स्टेडियम की, बड़ी सख्त। ये हमारे रात घर का लोग कहते हैं, मुझे नहीं लगता है इतनी खासा ज़रूरत है, अभी जो है वो बहुत है। ये अगर आपने नजम का मैनिफेस्टो देखा हो, नजम मियाँ का, जी, तो नजम मियाँ के मैनिफेस्टो में शामिल है एक स्टेडियम और कस्बे के 4 कोनों पे 4 बारात घर। जी, बारात घर का तो मैं समझूंगा कि एक नहीं, बहुत जरूरी है। देखिए ऐसा है, अगर आपके घर में भी मेहमान आते हैं, अब होता क्या है कि यहाँ पे भी अगर बारातें, कई दफा मैं देखता हूँ कि लोग बाग सड़क रोकी, शामियाना लगाया, उसमें खाना खिला दिया। जी जी। हमारे पास बहुत सारे लोग आते थे बाग में, कहने जी मैं एक दिन के लिए बाग चाहिए, जरा वो करवा दो। करने को हम करवा देते हैं, मगर हमें कितनी दिक्कत होती है हमें ही पता है, क्योंकि बाग वाला फिर हमसे लड़ता है, कहने जी ये सारे लोग यहाँ पे कई बच्चे होते हैं, कोई दरख्त पे घुस रहा है, कोई फल तोड़ रहा है और वो तमाम कूड़ा फैल जाता है, एक हफ्ता में सफाई करना लग जाता है। बिल्कुल। तो ये बारात घर की भी तो जरूरत है ही, बुनियादी जरूरत है। शादी ब्याह, जीना मरना, तालीम, सेहत, ये इंसान की बुनियादी जरूरियात है। अच्छा, आप अभी बता रहे थे कि मदरसा बनाएंगे उसके अंदर जामा मस्जिद पे, तो उसमें भी आप ये शुरू करेंगे कि जहाँ पर इंग्लिश, हिंदी और अरबी की कंपोजिट तालीम का हमारा इरादा है। कंपोजिट तालीम का ही रखेंगे उसमें, जिसमें दुनियावी तालीम भी होगी और मतलब कोई डिस्टिंक्शन नहीं होगा कि ये दुनियावी तालीम है या दीनी तालीम है। अच्छा, मैं एक सजेशन भी देना चाह रहा हूँ, हालांकि मैं सजेशन के लायक नहीं हूँ, आपको देने के लायक नहीं, छोटा हूँ आपसे, कि जैसा अगर हम अपने प्राइवेट स्कूल भी खोल सकते हैं तो एक बिजनेस भी आपका हो सकता है, इससे बड़ा अच्छा बिजनेस है स्कूल्स का, और हम ऐसे अच्छे प्रमोट स्कूल करा सकते भी हैं। आपके घर तो सारा एजुकेटेड है, ज़रूरत भी नहीं है बाहर से लोग लाने की, कुछ लोग ला सकते भी हैं, तो यहाँ पे वो स्कूल चलाए जाएँ, जैसे कि डॉक्टर जाकिर नायक के स्कूल है जिन पर पाबंदी लग चुकी है इंडिया के अंदर, उनके बड़े शानदार स्कूल थे। तो इस तरह के स्कूल अगर कानले में भी खुले तो कानले के नसीब जाग जाएंगे। देखिए इंशाल्लाह हमारे एक अजीज़ हैं, आप शायद जानते हो यहाँ पर, बल्कि आप जानते होंगे, मौलाना शब्बीर साहब थे जिनका एक हाथ कटा हुआ था, क्योंकि आप देखा है? सुना है मैंने अपने नाना से उनके। मौलाना शब्बीर साहब जी। मौलवी शब्बीर की जो साहबजादे हैं डॉक्टर जावेद, अच्छा। वो हमदर्द यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और डीन भी होकर रिटायर हुए वहाँ पर। अच्छा। उनका मुस्तकिल इसरार है मेरे ऊपर से मुराद मेरे नजम के, आसिम के, सबके ऊपर, हम लोग, मेरे घर के ऊपर से मुराद कि हम लोग यहाँ पर यूनिवर्सिटी कायम करें। अच्छा। अगर खुदा ने हमें कभी इस लायक किया और तौफीक दी तो इंशाल्लाह उस रास्ते पे हम चलेंगे। तो यूनिवर्सिटी यहाँ कायम होगी ज़रूर जब आपने। और एक जो है ऑलरेडी स्कूल यहाँ पर कायम हो चुका है, शायद आपको पता हो, गंगादास जी ने जो स्कूल खोला था, अच्छा, ये हमारी जगह में बना था। ये जगह पापा ने दी थी उन्हें, हालांकि बाद में उसको उन्होंने पैसे भी दिए थे, कीमतन भी दी थी, उन्होंने नहीं रखे थे अपने पास, उन्होंने बाकायदा उसके पैसे दिए। ये जो यहाँ जिसको बबले ने भी चलाया कुछ दिन, हाजी बबले ने, अभी उसको तो रिकंस्ट्रक्ट शायद अब रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, अब तो क्या हुआ पता नहीं, लेकिन उस वक्त जो बात हुई थी, गंगादास जी जो IAS थे यहाँ के कानले के, उन्होंने कहा था कि मैं स्कूल खोलना चाहता हूँ, पापा ने वो जगह उन्हें ऑफर की थी, जहाँ पर अभी प्रॉपर्टी भी हो रही है थोड़ी बहुत। तो ये आपकी हिस्ट्री बड़ी शानदार हिस्ट्री थी और आप, मज़ा आता है मुझे आपसे बात करके, तो आपका कीमती टाइम है, क्योंकि आपसे मैंने 1 घंटे के लिए वक्त लिया था, तो 1 घंटे से भी शायद ज़्यादा हो गया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ में, और मैं आपको इनवाइट करता रहूँगा ये खूबसूरत बातें करने के लिए। मेरे लिए हमेशा खुशी का मौका रहेगा, और जो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, इट विल बी ऑलवेज एन ऑनर एंड अ प्लेजर टू बी हियर। इट्स आवर प्लेजर।
अच्छा, मेरे हमेशा क्या रहता है कि जब भी मैं आपसे बात करता हूँ तो मुझे अपने नाना साहब की याद आती है, मिर्ज़ा शब्बीर बेग की। जी। वो भी काफ़ी किस्से कहानियाँ मुझे सुनाते थे, याद रहती थी, बल्कि आप मेमोरी इससे कहता है मैं भी इतनी ज़्यादा बातें याद नहीं रखता हूँ, आपने काफ़ी बातों का हमें बताया है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आप आए हमारे स्टूडियो में चल के, और धन्यवाद जिन लोगों ने वीडियो को पूरा देखा है। कांधला की हिस्ट्री आपने सुनी है, कैराना की हिस्ट्री सुनी है, ये कितनी हिस्टोरिकल वीडियो आपने आज तक शायद नहीं देखी होगी किसी भी यूट्यूब चैनल पे। कांधला के बारे में तो नहीं देखी होगी, इन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं। हम डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे एक घराने के ऊपर, बट ये कांधला डॉक्यूमेंट्री में इस वीडियो को नाम दूंगा। इनका बहुत एहसानमंद, इन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे चैनल पे दी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया देखने वालों का जिन्होंने पूरा देखा है वीडियो को। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें प्लीज़, वीडियो को ज़्यादा और से आपके ज़्यादा। दर्शकों से मैं एक बात जी। आपके दर्शकों से एक बात और कहना चाहूँगा जी। कि इनसे बातें करने में मैं इतना तल्लीन हो गया, शायद ये हो सकता है ज़रूरत से ज़्यादा लंबी हो गई हो, तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ। देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल सर, थैंक यू वेरी मच।